नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जो हो सकता है कि आप लोग इस समय याद नहीं रख पा रहे हो। और हम बात करने जा रहे हैं कठुआ के उस कांड की। और ये पुस्तक जो मधु किश्वर जी ने लिखी है, द गर्ल फ्रॉम कठुआ। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कठुआ वाला जो कांड था वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। और षड्यंत्र जो है वो काफ़ी हद तक खुल भी गया था, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान है कि 2018 और 19 में जो हो रहा था उस समय, जो जिस प्रकार की राजनीति थी, जिस प्रकार जम्मू में मुसलमानों को बिल्कुल तरतीब से बसाया जा रहा था महबूबा मुफ्ती सरकार द्वारा, उस समय की यह बात है। और हम स्वागत कर रहे हैं मधु किश्वर जी का। आपका स्वागत है मधु जी। धन्यवाद संजय दीक्षित जी। आपको बधाई हो कि आपने इस एक लगभग विस्मृत कांड को पुनः ताज़ा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और आपने इसका जो टाइटल दिया है उसमें लिखा है द गर्ल फ्रॉम कठुआ, अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ ग़ज़वा-ए हिंद। ये बिल्कुल जो उस समय हम लोग भी इसको एक्टिवली परस्यू कर रहे थे जब तक कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट नहीं आ गया। तो थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें ब्रीफली, नॉट टू लॉन्ग, और उसके बाद फिर वो जो इवेंट्स हैं और इसको कैसे हम फिट इन करते हैं ग़ज़वा-ए हिंद नैरेटिव के साथ, कैसे ये जजमेंट जो है वो फ्लॉड है, इन बातों पर फिर हम आगे जाएंगे। संजय दीक्षित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। सबसे पहले तो आपकी बधाई मैं आज नहीं लूँगी, क्योंकि मैं वेट करूँगी उस दिन का जब जो 8 मासूम जिनको टारगेट करके झूठे केस में फंसाया गया है, और वो उनमें से कुछ तो फांसी के फंदे की तरफ उनका भविष्य दिख रहा है, वो छूटेंगे। और जो असली कातिल हैं, जो असली इसके पीछे, कांड के पीछे जो शख्सियत हैं, वो पहुंचेंगी अपने स्थान पर तिहाड़ जेल में, या वो फांसी के फंदे पे लटकेंगे जो उन्होंने काम किया है। तो इसका ब्रीफ अगर मैं बताऊं, आपको याद होगा 10 तारीख जनवरी 2018 को ये कहते हैं कि एक लड़की, उसकी उम्र बताते हैं कि वो 8 साल की थी, वो एकाएक गायब हो गई। वो रसाना गांव के आउटस्कर्ट्स पे रहती थी, और रसाना गांव भी करीब 15-16 परिवारों का छोटा सा हैमलेट है गाँव में। और कहा गया कि वो घोड़े चराने गई थी अपने परिवार के, बकरवाल फैमिली की लड़की है, और भेड़े और घोड़े चराने का काम अपने परिवार, तथाकथित परिवार के लिए करती थी। तो फिर वो वापस लौट के नहीं आई, और 17 जनवरी को सुबह ही उसकी लाश रसाना गांव के बिल्कुल पिछवाड़े में मिली। और ये कहा गया, उस वक्त ये कहा गया कि ये जो मंदिर है छोटा सा, 3 गांवों का साझा मंदिर रसाना समेत, वहाँ पे इस लड़की को अबडक्ट करके कैद रखा गया और गैंगरेप हुआ, और फिर इसको मार दिया गया। ये फाइनल नैरेटिव था। परंतु उससे पहले, जब जिस दिन ये लड़की की लाश मिलती है 17 जनवरी को, तो अगले ही दिन 18 जनवरी को एक टीनेजर शुभम नाम का, उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसके घर से खींच के खदेड़ के लेके जाती है, और बयान उसके लेके कहती है कि हमने ये केस क्रैक कर लिया, इसी ने अबडक्ट किया था, इसी ने एक तबेले में रखा था, इसी ने फिर उसको रेप किया और फिर मार डाला। फिर एकाएक उससे पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर करके जो बयान लिए जाते हैं, उससे खाली ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाया जाता है, उसमें 7 और वो तो 161 के बयान होते हैं, उसका कोई होता नहीं है।
नहीं होती है। जी, आप तो जानते हैं, आप तो ज्ञाता हैं लॉ के, आपने डिग्री भी ली है अपार्ट फ्रॉम योर करियर एज अ ब्यूरोक्रेट हु हैज टू डील विद लॉ। परंतु पुलिस के पास ये टॉर्चर किए गए बयानों के अलावा और कोई उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि वो नाम मात्र भी साक्ष्य या एविडेंस पेश करें, और जज ने भी ड्यूटीफुली ये काम कर दिया कन्विक्ट करने का 2019 में। ये ब्रीफली है कहानी। अब आप आगे मुझे बताइए क्या जानना जी, चाहेंगे। इसमें जो बात आई थी और इसमें कुछ वकील थे, वो बहुत एक्टिव हुए थे, इसमें काफ़ी फंड्स कलेक्ट किए गए थे। इसमें जो हैं वो बहुत सारी जो हमारी बॉलीवुड की तारिकाएँ थीं, उन्होंने खड़े होकर भोंडा प्रदर्शन किया था। देवी स्थान के उन्होंने प्लैकार्ड्स चलाए थे और पूरा एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया था जैसे कि पूरी की पूरी जो हिंदू कम्युनिटी है जम्मू की, वो इसके लिए एक प्रकार से उत्तरदायी है। तो इ और आपने इसमें ये भी लिखा है कि वो जो उसके जो तथाकथित पिता-माता जिन्होंने क्लेम किया था, तो उनको भी शॉर्ट चेंज किया गया। उनके नाम से जो अकाउंट्स इत्यादि खोले गए, उसमें जो पैसे आए वो भी किसी दूसरे के पास चले गए। तो ये बड़ी तरह के इसमें नाटक हुए हैं। तो उनके ऊपर थोड़ा-सा कुछ कहेंगी आप कि किस तरह से ये एक पूरा एक वेल जी ऑर्गनाइज्ड एक रैकेट जैसा बन गया? जी, सबसे पहले तो संजय जी, ये उसके असली माता पिता है भी नहीं, और जी। वो लड़की सच में किसकी बेटी है ये पुलिस ने कभी स्थापित नहीं किया। कोर्ट तक में इनको कहना पड़ा कि उसके असली माता पिता नहीं है। जब वकीलों ने इनसे जिरह की तो कहना पड़ा हम नहीं है, हमने अडॉप्ट की थी। अब अडॉप्ट की थी किससे, कहता मेरी बहन से की थी। एक दिन भी वो बहन सामने मीडिया के नहीं आती, परंतु 2-3 और पुरुष आ जाते हैं कि हम इसके बायोलॉजिकल फादर हैं। पुलिस फिर भी डीएनए टेस्ट नहीं करती कि वाक़ई इनमें से कौन है इसका बायोलॉजिकल फादर। कुछ लोगों का मानना है कि शी वाज़ एन ऑर्फन जिसके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी थी, और इसलिए यूसुफ खान ने इसको अपने घर में रख लिया और घर में एक मज़दूर की तरह रखा। उसका एविडेंस ये है कि इसके 2 अपने हट्टे-कट्टे जवान बेटे, जब मैं मिली इनको 2018 में ही अप्रैल के महीने में, तो एक 18 साल का था, 6 फुट अ, लंबा-चौड़ा, बहुत हृष्ट-पुष्ट लड़का, और दूसरा 10वीं में था। तो ये दोनों स्कूल जाते थे लड़के, लड़की कभी स्कूल नहीं गई। उसको घर के काम के लिए रखा गया था, भेड़ें चराने के लिए। और आप बताइए अगर वो सही में 8 साल की होती तो क्या अ, घोड़े चराने अकेले 8 साल की बेटी को कोई जंगल में भेजता? जब मैंने इस यूसुफ खान से पूछा, यूसुफ खान को मैंने ट्रैक किया पत्नी टॉप के ऊपर, कोई 13-14 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे, बड़ी मुश्किल से उसको ट्रैक किया। और क्योंकि तब तक उसको मालूम नहीं था मैं आ रही हूँ, तो रिहर्स्ड आंसर्स नहीं थे। तो मैंने जब पूछा इसको कि आपने लड़की को क्यों नहीं स्कूल भेजा, तो कहता है सरकार बकरवालों के लिए कुछ करती नहीं है, लड़की को कैसे भेजे। तो मैंने कहा लड़के तो थे आपके स्कूल जाते, उनके साथ जा सकती थी। नहीं, ही हैड नो आंसर व्हाई द गर्ल वाज नॉट सेंट टू स्कूल, द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल एंड शी वाज केप्ट एज अ डोमेस्टिक हेल्प। एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, अगर आप इजाजत दें। पहली जी, जी। बार जिंदगी में इस लड़की की 8 जनवरी को फोटो खींची जाती है उसके तथाकथित भाई द्वारा। और जिस दिन मैंने इस परिवार को इंटरव्यू किया, आई वाज लकी, ये चारों इकट्ठे नहीं थे। माँ अलग बैठी थी, यूसुफ को मैंने पहाड़ी पे कहीं और ट्रैक किया, इसके भाई को कहीं और पकड़ा, और फिर एक अंकल आ गए। तो 4 व्यक्तियों को लकीली इकट्ठे नहीं थे, तो इनकी और भी नहीं तो कैसे ये मैनेज करते नैरेटिव। खैर, भाई तथाकथित सद्दाम नाम का हुसैन, वो मुझे बताता है कि उसने कैमरा पे, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, कि ये पहली बार इसकी मैंने फोटो ली जिंदगी में। एक ही फोटो, मैंने कहा एक ही, इससे पहले या बाद में कभी नहीं, कहता नहीं।
उसके कैमरा पे मैंने 2 फोटो देखी। एक वो जिसको ग्लोबली फेमस किया गया। हालाँकि कानून कहता है कि आप किसी रेप्ड महिला या लड़की की फोटो या नाम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। पर अगर आज आप इसके नाम से या कथुआ रेप विक्टिम के नाम से करें, कम से कम आपको 50 लाख टोटल या 1 करोड़ मिल जाएँगे फोटो और रिपोर्ट्स और रोना-धोना उसके नाम का। तो यानी समबडी वाज़ बिहाइंड इट कि इसका नाम और चेहरा फैले। अच्छा 2 फोटो हैं। एक फोटो थी जिसमें बाहर जो आंगन में चूल्हा है इनके घर का, वहाँ पे जो लकड़ी जलाने वाला मिट्टी का चूल्हा होता है, उसमें वो बड़े-बड़े रोटियाँ ऐसे थाप रही है। 8 साल की बच्ची वो काम कर रही है। तो मैंने कहा कि एक फ़ोटो तो सारे नेटवर्क्स में फैली हुई है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मुझे ये भी दे दो। वो उसने नहीं दी कि मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा, बट आई सॉ इट। नाउ देयर आर ओनली दीज़ 2 फोटोज़, वन ऑफ व्हिच वाज़ मेड वायरल। अच्छा वो रोटियाँ सेंकती क्यों नहीं फ़ोटो इन्होंने वायरल की होगी आप सोचो? क्योंकि उससे और भी दिख जाता कि छोटी बच्ची से क्या-क्या काम करवाते थे। खैर, अब सवाल ये इसके असली पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी पैसा क्लेम कर रहे हैं और पैसा क्लेम किया जा रहा है इनके नाम पे जो आपने फंड रेज़िंग की नौटंकी बताई, ये कह के कि लीगल केस फाइट करना है। और इंदिरा जयसिंह और वो दीपिका राजावत ये बीच में घुस गई। सिंस यू आर लॉ का ज्ञाता, यू वुड नो कि मर्डर, रेप वगैरह केस जो होते हैं स्टेट फाइट्स देम। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द यस, स्टेट। यस, इट्स क्राइम सो अगेंस्ट द स्टेट। महबूबा मुफ्ती ने तो बैटरी ऑफ लॉयर्स लगाए हुए थे क्योंकि ये उसी के पेट्रोनेज में सारा कांड हुआ था। और मैं खुल के डंके की चोट पे कहती हूँ कि इसके मर्डर में जो भी लोग लिप्त हैं, उनके ऊपर जो बैठी थी उस पिरामिड पे वो महबूबा मुफ्ती को मालूम है किसने मर्डर किया और क्यों करवाया और उसका इस्तेमाल करना है कैसे, ये महबूबा मुफ्ती जी के देख-रेख में ही हुआ है। अब सवाल ये है, एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने बैटरी ऑफ लॉयर्स रखे हुए हैं, दूसरी तरफ ये गरीब बेचारे, ये बताया जाता है कि बकरवाल परिवार गरीब था। सच तो ये बकरवाल परिवार बिल्कुल गरीब नहीं था। उनकी जो शीप का ही अगर आप सोचिए 100-200 भेड़ें आपकी, वो बड़ा कैपिटल होता है। फिर 8-10 आपके पास बढ़िया वेल ब्रेड हॉर्सेस हैं, यू नो इट्स रेडी कैपिटल। सो दीज़ आर वेरी लुक्रेटिव ट्रेड्स। गरीब नहीं कहा जा सकता, पर रसाना के जो 15-16 परिवार हैं, उसमें से 6-7 तो मज़दूरी कर रहे हैं बम्बई में, फैक्ट्री हैंड है, कोई शॉप असिस्टेंट है, कोई मतलब इस तरह की लोएस्ट रंग्स की जो लेबर जॉब्स या नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, एक बीएसएफ जवान और दूसरे पटवारी जी हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके पास तो ढंग का वकील करने के भी पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ से जो आपने खुद ही ज़िक्र किया, इंदिरा जयसिंह धन धनाते हुए अपने आप ही इंटरवीन कर लेती हैं। दीपिका राजावत पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स 10-12 ये बड़े-बड़े आते थे। ये जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ चलाते हैं ना, जिनको जैसे ही इनके आका हुक्म देते हैं चलो इस केस में लग जाओ, तो वो मेगाफोन बन गए महबूबा मुफ्ती के। और केस में सबसे ज़्यादा शोर-शराबा इन्होंने मचाया, यहाँ तक कि जब बार एसोसिएशन और जम्मू का बार एसोसिएशन was that time headed by a very upright man called B.S. Lathia. Sadly he is no more. वो कांग्रेस लीडर थे पर फिर भी बहुत अक्रॉस पार्टी लाइंस उनकी बहुत इज्जत थी। He had protested and Bar Association had appealed for CBI probe. स्लाथिया साहब लेड एजिटेशंस, बंद कॉल दिया जेएन के जम्मू बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के, सारा जम्मू बंद हुआ। फिर वो चौधरी लाल सिंह ने इतने बड़े बड़े 50-50 हजार की रैलीज की केवल एक मिन्नतें करते हुए, सीबीआई प्रोब करो, ये बिल्कुल झूठा केस है। किसी ने इनकी नहीं सुनी और इंदिरा जयसिंह, बरखा दत्त, निधि राजदान, आरती टिक्कू, ये सारा पूरा गैंग, यू नो द कबाल, ये लग गया कि ये प्रो रेपिस्ट हैं, इनका मुंह बंद कराओ। और उन पे गाज गिरी,
जिन्होंने, जो 2 मिनिस्टर्स ने लीड की थी एजिटेशन फॉर सीबीआई प्रोब, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और वो दोनों महबूबा मुफ्ती के टारगेट थे। उसके बारे में अगर आप चाहेंगे बात कर सकते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट कारण है और इस केस से जी, जी, जुड़ा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल, है। बताएँ प्लीज़ उसको हाँ, भी थोड़ा। अब चौधरी लाल सिंह जो थे, पहले आप बिल्कुल कांग्रेसी। जो भी खुलासा करना चाहें वो प्लीज़ करें। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके बीच में सवाल हो तो वो मैं ना रोकूँ, इसलिए मैंने पूछा आपसे। तो जी, जी। ये क्यों घुसे, ये नहीं, बताइए? ये तो महत्वपूर्ण बात है कि महबूबा मुफ्ती वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, 2 मिनिस्टर्स जो थे जी, उनको हटाना और चाहती क्यों थी, रिट उसके करना क्या चाहती कारण? थी? जी, चौधरी लाल सिंह विशेषकर ये थे फॉरेस्ट्री मिनिस्टर। उससे पहले की एक सरकार में वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे और वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अपनी कंस्टिट्यूएंसी की कम से कम उसकी बहुत पकड़ है, एंड दैट इज़ व्हाई ही कुड मोबिलाइज, आप सोचिए, कथुआ डिस्ट्रिक्ट से लेकर जम्मू के चौक सतवारी चौक तक आते हैं, 50,000 लोग जुट जाते हैं उनके आह्वान पे कि ये झूठा केस है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब वो अपने गांव से चलते हैं, 500 लोग साथ में होते हैं, सारे गांव से मिलते जाते हैं और जम्मू तक आते 50,000 लोग। अब चौधरी लाल सिंह का क्या इतना बड़ा गुनाह था? क्योंकि एज फॉरेस्ट मिनिस्टर, इट इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स फॉरेस्ट लैंड पे महबूबा मुफ्ती और उससे पहले के चीफ मिनिस्टर्स ने करवाई थी, कहीं रोहिंग्या को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया, पंजाब से भी ला के मुसलमानों को बसा रहे हैं, यूपी से भी ला के मुसलमानों को बसा रहे हैं। और अपने तो आपको मालूम ही है कितना इलीगल एनक्रोचमेंट करके पूरा एक शहर, टाउनशिप भटिंडी नाम का, इन्होंने फॉरेस्ट लैंड पे हिल्स के ऊपर बसा लिया, जिसमें सारे वीआईपीज के घर भी हैं, अब्दुल्ला साहब से लेकर हर बड़े छोटे नेता के बहुत पैलेशियल बंगलोज हैं। तो जो इलीगल थे और अभी ताज़े ताज़े हो रहे थे, चौधरी लाल सिंह had started taking determined action and removing them. ये बात गवारा नहीं हुई महबूबा को। और जब वो उससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे, तब भी मेरे पास लंबी इंटरव्यू है, जो मेरा एक अकम्पनिंग वॉल्यूम इसके बाद छपेगा, उसमें सारा ये बयान दिया है। वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि सारी नौकरियां, मान लीजिए कारगिल और लद्दाख में भी, तो कारगिल और लद्दाख में भी नौकरियां किसको मिल रही हैं? स्कूल टीचर की, मेडिकल ऑफिसर की, फलान ढिमका, केवल वैली के मुस्लिम्स को। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि ये वहां जाते भी हैं, और पाया कि कोई वहां जाता नहीं है, बस अपने घर में बैठ के श्रीनगर में या जहां भी वैली में रहते हैं वहां तनख्वाह मिलती जाती है, वहां कोई जा नहीं रहा था, वो ऑल एब्सेंटी एम्प्लॉइज। So he started firing them, and with, you know, determined action. He's a good administrator. उनकी 100 खामियां हो सकती हैं, but he knows these issues and he is also determined administrator. और क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट लैंड खाली करवाने शुरू कर दिए थे, और जो तावी रिवर का सारा बैक साइड है, वहां पे सारे पूरे मीलों तक फंसा हुआ है, बसे हुए हैं ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी settlements. So he had started taking action. So she had to get him out. And the reason I know he was one of the prime targets, और दूसरे जो गंगा प्रसाद, वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, उनको भी, पर सबसे ज्यादा लाल सिंह टारगेट क्यों है? क्योंकि फेसबुक नैरेटिव जो तालिब हुसैन, हु बिकेम द लीडर ऑफ दिस जस्टिस फॉर गर्ल फॉर कथुआ कैंपेन, इसने 15 जनवरी से शोर मचाना शुरू कर दिया था लाल सिंह के नाम, संघियों के नाम, मोदी के नाम, कि ये इन्होंने लड़की उठवाई है, ये किया है, और लाल सिंह लाल सिंह लाल सिंह करके तो उसने बवाल मचाया हुआ था। उसको रेड सिंह भी कहता था। सो विच मीन्स दैट ही वाज अ प्राइम टारगेट, क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती के इशारों पे काम कर रहा था। और ये एक हार्डन क्रिमिनल है तालिब हुसैन, जिसको इंदिरा जयसिंह ने, बरखा दत्त ने, सारियों ने मिलके ऐसा नाइट इन शाइनिंग आर्मर के रूप में पेश किया।
नंबर 1 कहा ये तो ह्यूमन राइट्स लॉयर है, लॉ डिग्री है नहीं, क्योंकि सस्पेंड हो चुका था, जम्मू यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हुआ था, इतनी हिंसा करता था, एक मर्डरस अटैक भी किया था एक संस्कृत के स्टूडेंट पे, क्योंकि उसने स्ट्राइक कॉल के खिलाफत में जाके क्लास अटेंड की थी, सो ही नियरली किल दैट बॉय। तो बहुत बवाल करता था कैंपस में, इसको रस्टिकेट करना पड़ा और हर सेमेस्टर में फेल भी होता था, फिर इसके भी तो खुद के, लॉ। ये तालिब हुसैन जिसकी आपने बात की, इसके तो जी खुद के जी खिलाफ रेप चार्जेस थे। जी, उसकी खुद की सिस्टर इन लॉ ने रेप चार्ज लगाए, केस दर्ज है। उसके अलावा जेएनयू की एक मोहतरमा ने अनोनिमसली चिट्ठी लिखी, जो पब्लिश भी हुई शायद फर्स्ट पोस्ट या कहीं पे। वो बताती है किस तरह ब्रूटल उसके साथ इसने रेप किया, और फिर कहती है पर मैंने सोचा चलो कम से कम मेरा हाल वो तो नहीं हुआ जो आसिफा का हुआ, इसलिए मैं चुप रह गई। जो उसने वो कहानी लिखी है, आई एम गोइंग टू रीड आउट दैट टेक्स्ट वेरी सून सो पीपल नो कितना वहशी आदमी था। एंड शी सेज कि इसने दर्जनों के साथ ये किया जेएनयू में ही। तो इसकी रेप विक्टिम्स तो जेएनयू में भी बहुत सी हैं जो इसकी मुरीद बनी हुई थी, जो इसको बहुत ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, बच्ची का ये विचार सेवियर, इस तरह के रूप में उसको पेश किया गया था। उसके अलावा इसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसकी सारी ज्वेलरी छीन ली। जिस ससुराल ने उसको उसकी एजुकेशन फंड की, क्योंकि ये गरीब परिवार से था, तो इसकी पत्नी के परिवार ने इसकी एजुकेशन फंड की, और उसने कहा कि मैं वकील बन जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा आपकी बेटी को। उसके परिवार से ये 10 लाख रुपए डिमांड कर रहा था और उसको पीट रहा था कि लेके आ नहीं तो छोड़ दूंगा, और छोड़ा। पत्नी का ये केस है कि मेरे को घर से निकाल दिया इसने क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, दो बेटा एक भी नहीं पैदा हुआ। तो ये व्यक्ति जो अपनी बेटियों को दुत्कार के घर से पत्नी को फटेहाल छोड़ देता है, और पत्नी को इसके भाई ने रेप करने का कोशिश की, मतलब वो बेचारी इतनी दुखियारी पिटी हुई। और उसके ससुर और सास ने भी पुलिस के सामने बयान दिए हैं कि ये आतंकवादी गुटों से शामिल था, हुर्रियत का एक्टिविस्ट था, और इसके पाकिस्तानी और उस तरह के कनेक्शंस बहुत हैं। तो ये तो जी इनका हीरो ऑफ द सेक्युलर ब्रिगेड बन के उभरा था। और जब ये बेल, मैं हाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इस पर जी थोड़ा सा जी और चाहता हूँ कि अ, यह बात आई थी उस समय कि ये जो रसना गांव है वो एक ऐसे कॉरिडोर पर स्थित था जहां से आईएसआई अपने लोग घुसपैठ करवाती थी, और ये लोग जो थे वो इसके बीच में बाधा थे। तो आपने जो ये ग़ज़वाए हिंद वाली बात कही है, क्या वो इस बात से भी प्रूव होती है? ये बात आई क्या आपके इन्वेस्टिगेशन में? हाँ जी, मेरा किताब का सेक्शन 1 है, जिसमें मैंने चार्जशीट का जो एनालिसिस किया है, उसमें एक पूरा चैप्टर है, द सेटिंग ऑफ रसाना, द टारगेटेड विलेज इन कथुआ डिस्ट्रिक्ट। इसकी पूरी मैंने जियोग्राफी दिखाई है, सैटेलाइट मैप से भी दिखाई है, और बाकी भी। ये बॉर्डर के बहुत ही करीब है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पाकिस्तान के साथ करता है, और इसलिए कथुआ में बहुत ज़्यादा ड्रग स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग और टेररिस्ट की घुसपैठ रहती है। और सांबा में फिर पहुंच जाते हैं। आपको मालूम है कितने टेरर अटैक्स हुए एयरफोर्स बेसिस पे, आर्मी बेसिस पे, कितने घातक किस्म के, तो यहीं से आते हैं। अब ये जो रसाना गांव है, छोटा सा हैमलेट है बीचों बीच एक फॉरेस्ट के, और ये दिस इज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। उसके पीछे जो फॉरेस्ट लैंड है, वहां से अगर पैदल चलना शुरू करो तो आप कश्मीर के जो बॉर्डरिंग जम्मू प्रोविंस से लगते हुए डिस्ट्रिक्ट है, वहां सीधा एंटर कर सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं। दूसरा, ये खड्ड, और आप जानते हैं ना नाले जो होते हैं, बरसाती नाले बहुत बड़े बड़े, छोटी नदियों को खड्ड कहते हैं जी। जी छोटी नदियों को,
और वो बरसात में खासकर पानी होता है, अक्सर कई बार वो सूखे गर्मी में मिलेंगे। ये खड्ड के किनारे स्थित है और बहुत से जो एक बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, जहाँ ये छोटे-छोटे खड्ड मिलके बहुत बड़े बन जाते हैं। ये कथुआ डिस्ट्रिक्ट और रसाना गाँव से करीब 12 किलोमीटर दूर है शायद वो बॉर्डर। उसका अगर आप देखेंगे तो वहाँ से ये क्रॉस करके टेररिस्ट आते हैं और खड्ड से रास्ते चलते-चलते जैसे रसाना पहुँच गए या इसके आस-पास। और बहुत से बकरवालों के घर भी बहुत स्ट्रैटेजिकली अब खड्डों के पास रखे जाते हैं। इनका भी इसके पेरेंट्स तथाकथित थे, नकली फेक पेरेंट्स, इनका घर भी एक खड्ड के पास स्टैंड अलोन है, रसाना के से करीब 8-10 मिनट दूर, बट स्टैंड अलोन है और खड्ड के पास है। तो ये माना जाता है कि इस खड्ड से चलते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए, स्मगलर्स, ड्रगीज और वेपन स्मगलर्स लेके और टेरर अटैक्स के लिए यहाँ से आते हैं और इन्हें ये गांव खाली करवाना था और इसके आसपास के कुछ इलाके हिंदू रहित करवाने थे, क्योंकि आज भी बहुत थोड़े से डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जम्मू प्रोविंस में जो हिंदू मेजॉरिटी है, जिनमें कथुआ एक है। तो इसकी डेमोग्राफी चेंज करनी थी और कुछ एक स्ट्रेटेजिक विलेजेस हैं, उनको खाली कराना था, विशेषकर रसाना को। और ये छोटा सा है, इन्होंने सोचा इनके ऊपर गाज गिरेगी, इसी गांव के 5-6 नौजवान हम बंद कर देंगे, सब लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। अब भला हो बार एसोसिएशन और सलाथिया जी का, भला हो लाल सिंह का, जिसने एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया इनके समर्थन में। तो कम से कम जिनके ऊपर ये आरोप लगा, सांजीराम को कहा मास्टरमाइंड, उनको ये तो अंदर हौसला मिला कि हमारा समाज हमारे लिए खड़ा है, भले ही नेशनल मीडिया, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज, भले ही वहाँ पीएमओ में हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही सीबीआई प्रोब के लिए, कम से कम हमारा समाज तो खड़ा है। जी, उस मैं अब वॉइस थोड़ा-सा आपको लीड करूँगा आगे के उसमें। जी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। ये जो विशाल जंगोत्रा वाला जो ज़ी टीवी ने जो खुलासा किया था, जिसकी वजह से एक बार ऐसा लगा था कि इनका पूरा केस जो है वो ख़त्म हो गया है। वो कैसे उसके बाद से इन्होंने चार्जशीट में क्या किया, कैसे किया और जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से केस ट्रांसफ़र हुआ दूसरे स्टेट में, इतना तो वो हुआ। तो फिर ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, इसका क्या आगे नतीजा निकला? और मुझे ये भी आपने भी मेंशन किया है और उस समय मुझे भी पता था कि जो बाद में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई, तो जो लोग इस टीम में शामिल थे, इस टीम में लोगों को बुला के श्रीनगर से इस टीम में शामिल किया गया था। और ऐसे लोगों को जो नॉन हिंदू बेटर्स थे, उनको इस इन्वेस्टिगेशन टीम में स्पेशली शामिल किया गया था। और विशाल जंगोत्रा का जो केस है, वो जब ये ज़ाहिर हो गया कि वो उस समय यूपी में मेरठ में था, उसके बाद भी इन लोगों ने कैसे बेशर्मी से वो चार्जशीट फाइल कर ली? नहीं, देखिए ओके, सबसे पहले तो केस ट्रांसफर की बात करते हैं। जी, वो बहुत क्रूशल था। ये शायद इस देश के इतिहास में पहला केस है जहाँ चीफ मिनिस्टर स्वयं ये इंस्टिगेट मांग करती है कि मेरे प्रांत में इनको न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए इनको किसी नेबरिंग स्टेट में इस केस को शिफ्ट किया जाए। और इंदिरा जयसिंह वगैरह ऐसा हल्ला मचाती हैं, ऐसा हल्ला। अब ये इतनी गरीब परिवार है, ऐसा नहीं है कि ये कोई दाऊद इब्राहिम के परिवार से इन्होंने पंगा लिया हो, कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं, कुछ भी। मैंने बताया ना, गरीब परिवार है, मोस्टली वर्किंग क्लास, जिन पे इन्होंने गाज गिराई। तो शोर मचा के सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पठानकोट सेशंस जज के पास ये करवाया, और वो भी इतना कॉम्प्रोमाइज जज चुना गया, जिसके ऊपर साल बाद जब ये उसने जजमेंट दी, अगले ही साल
उसके ऊपर ग्रोस करप्शन एंड अनबिकमिंग बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ अ जज, इसको लेके हाई कोर्ट ने इंक्वायरी बिठाई। तो वो तो हाई कोर्ट का जज बनने वाला था, इंक्वायरी की वजह से बच गए हम। अब पता नहीं वो केस को उसने कैसे सुलझाया होगा, क्योंकि खबर नहीं आने देता हो। सो वेरी करप्ट जज। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई और वहां पे ये ले जाया गया। कोर्ट में चल रहा है ये केस। जो आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की और जो जी टीवी ने टेलीकास्ट की, विशाल जंगोत्रा इज द सन ऑफ सांजीराम, जिसको मास्टरमाइंड कहा गया। और आपने बहुत सही सूत्र पकड़ा कि उसके छुटने के बाद तो केस बिल्कुल कोलैप्स हो गया। कहा ये गया कि जब ये जो मास्टरमाइंड ही नहीं बचा तो फिर केस मास्टरमाइंड कैसे का हो? बेटा, मास्टरमाइंड का बेटा यूं कि सांजीराम का पहले नेफ्यू पकड़ा गया, उससे टॉर्चर करके सबको इम्प्लिकेट करवाया। फिर कहा गया कि ये जो सांजीराम का नेफ्यू था टीनेज, उसने फोन करके इस लड़की को एक और टीनेजर के साथ, वो उसके साथ क्यों, उसके ना कोई लेन देन, यू नो, अगर आपने एक लड़की को अबडक्ट करना है, 8 लोग चाहिए होते हैं कि एक लड़की को 8 साल की अबडक्ट करने को। वो अनकनेक्टेड लोग हैं, ये नहीं कि सारे रिश्तेदार हैं, सारे यार दोस्त हैं, सभी नहीं, अनकनेक्टेड लोग। तो फोन करके कहता है विशाल जंगोत्रा को, जो मुजफ्फरपुर में मेरठ के मुजफ्फरनगर। पास, मेरठ के पास जो मुजफ्फरनगर है, वहाँ उसका कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज। उसको कहता है आजा भैया, हमने लड़की पकड़ी हुई है, यू कम टू सेटिस्फाई योर लस्ट, ये है शब्द। और ये नहीं पुलिस बताती, कोई प्रूफ नहीं देती कि शाम को उसको फोन जाता है तो वो कैसे सुबह तड़के सवेरे 5 बजे पहले पहुंच जाता है रसाना। ट्रेन से आया, कोई संभावना नहीं है, चार्टर किया प्लेन। इतना वो गरीब था कि 500 रुपए भी उसके पास नहीं होते थे और घर से मंगवाने पड़ते थे। बस से नहीं आ सकता, कैसे आया होगा, किसने उसको रिसीव किया स्टेशन पे, कोई फुटेज है उसकी? ऑन द कॉन्ट्ररी, विशाल जंगोत्रा ने अपनी टिकट बताई कि मैं तो इम्तिहान देने गया था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैं वहां था, इम्तिहान दे रहा था। एग्जामिनेशन हॉल में फुटेज उसकी है कि वो इम्तिहान दे रहा है। उसके अलावा उसकी लैंडलेडी, जिसके घर वो पेइंग गेस्ट के रूप में 3-4 लड़कों के साथ रहता था, उसके बयान है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके घर में लोहड़ी मनाई जा रही है, कोई बर्थडे मनाया जा रहा है वहां। ये शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देम लाइक अ मदर। और वो सब प्रूफ होने के बाद, वो फेसबुक पे पहले से फोटो लगी हुई थी, ये कहते हैं नहीं ये ब्राइब करके आया। आप सोचिए, इसको 5 बजे शाम को फोन जाता है, इसने वाइस चांसलर को भी ब्राइब कर दिया, इसने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी ब्राइब कर लिया, इसने लड़के भी पटा लिए कि मेरा जाके ना तुम पेपर लिखाना, और पैसे लाखों रुपए दे दिए। कहाँ से? लाखों रुपए तो सांजीराम के अकाउंट में भी नहीं थे, ना उसके घर के किसी के अकाउंट में थे। फिर कहा जाता है कि ये आता है और फिर 2 दिन तक भूल ही जाता है, फिर ये 2 बार इसको गैंगरेप करते हैं वो मंदिर में। अब विशाल जंगोत्रा का लकीली इन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है संजय जी, इन्होंने जो एग्जामिनेशन हॉल की फुटेज थी जाके कॉलेज से सीज कर ली पुलिस ने, और कभी कोर्ट में पेश ही नहीं होने दी। जैसे इनको पता चला कि उसकी वो फुटेज है, क्योंकि इसके परिवार ने कहा कि वो तो वहां था, तुरंत सीज कर ली। अच्छा, ये लोग ये भी कोशिश कर रहे थे कि उसका दूसरा बेटा जो सांजीराम का, जो नेवी में है, वो सेल कर रहा था, ही इज अ सेलर, उसको भी फंसाया जाए। तो वो फिर उसी ने बताया, टीनेजर ने, कि वो उसकी अटेंडेंस आप नहीं फोर्ज कर पाओगे, वो कहाँ सीज में सेल कर रहा है, उसकी हाजिरी आप कैसे डिस्प्रूव करोगे। खैर, ये सब प्रिंसिपल का बयान है, उसकी लैंडलेडी का बयान है, और लैंडलेडी ने कहा कि मुझे बहुत धमकियां दी गई और ब्लैंक पेपर पे साइन करने को कहा गया, और सभी से बयान इन्होंने वैसे ही लिए। अब एक फुटेज ये नहीं कैप्चर कर पाए, और भला हो उस
लोकल रिपोर्टर का, जम्मू के जी टीवी का, जो पहुंच गया सीसीटीवी एटीएम्स, 2 एटीएम्स की फुटेज थी, जिसमें ये लड़का एक दिन जाता है 500 रुपया निकालने, नहीं मिलते क्योंकि उसकी बहन के अकाउंट में 500 भी नहीं थे। फिर वो फ़ोन करता है और उस दिन 500 रुपया उधार अपने दोस्त से लेता है, और फिर अगले दिन सीसीटीवी कैमरा फिर किसी और एटीएम का है जहाँ से वो पैसे निकालता है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है, क्योंकि जी टीवी ने चला दी थी, तो जज के पास कोई साधन नहीं था, नहीं तो वो किसी का बयान मानने को तैयार नहीं था। और क्योंकि ये नेशनल टीवी पे चल चुकी थी, तो विशाल जंगोत्रा के इन्होंने बरी करना पड़ा। परंतु ये गर्ल फ्रॉम कथुआ का नकली बाप पिटिशन लेके पहुंचा हुआ है कि नहीं नहीं, ये गलत हुआ, ये आया था, इसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे सांझी राम को फांसी की होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट केवल नहीं। इस तरह के बताओ विंडिक्टिवनेस है। और लाखों करोड़ों रुपया बना लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, और हाई कोर्ट में पिटिशन है कि हमें और कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए। यानी उस बच्ची की लाश का इतना इस्तेमाल सुंदर कर चुके हैं, पर संतुष्टि नहीं हुई, पेट नहीं भरा। तो उसके अगर बाद जो सांझी राम के ऊपर, ये नहीं है कि उसने अबडक्ट किया, नाउ दिस इज अ क्रूशल थिंग, सांझी राम के ऊपर ये भी नहीं है कि उसने रेप किया, उसके ऊपर सिर्फ ये है कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को 4 लाख दिलवाए, वो भी खुद नहीं दिए, अपने बहन के द्वारा दिलवाए। अभी क्यों बहन के द्वारा, क्यों, वो किसी और गांव में रहती है। वो भी अनोखी बिजार भोंडी कहानी इतनी है कि कोई मेंटली रिटार्डेड भी व्यक्ति को कहो कोई स्क्रिप्ट लिख दो, ऐसी बेवकूफ बात ना करे। खैर, अब जो पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी उसने तो इनको इम्प्लीकेट नहीं किया था। पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने केवल इस लड़के को पकड़ा था, वो भी हुक्म आया था ऊपर से। और फिर यू आर राइट, वेरी राइट, आई एम ग्लैड यू रिमाइंडेड मी, महबूबा ने उसको सस्पेंड करके कश्मीर से बहुत ही ऐसा वानी नाम का जिस व्यक्ति को उसका हेड बनाया, उसके ऊपर वो शायद 10 साल तक सस्पेंड रहा था। उसके ऊपर ये चार्ज ही नहीं, ही वाज पुट ऑन ट्रायल फॉर इट, कि उसने एक लड़की को रेप किया था इन कस्टडी, और फिर उसके भाई का भी मर्डर, ऐसा उसके ऊपर चार्ज था। बहुत करप्ट, बहुत किस्म के उसके ऊपर चार्जेस हैं। उसको रीइंस्टेट करवा के महबूबा जी रीइंस्टेट पहले करवाती हैं, फिर उसको हेड बनाती हैं एसआईटी, इस सेकंड एसआईटी में शामिल करती हैं। पर इसमें तो डीसीपी जो जम्मू की श्वेतांबरी जी, गजब की राक्षसी महिला निकली, क्या बताएं, टॉर्चर किया कितने नौजवान बच्चों को उसने झूठे बयान लिखवाने के लिए, और हीरो बन गई कि मैंने वो तो हमारे तो जो ट्राइब है ये ब्यूरोक्रेट्स की, आईएएस आईपीएस की, वो तो लाइमलाइट के लिए और अपना करियर प्रोग्रेशन के लिए कुछ भी कर सकती है। जी वी आर बिल्कुल नॉट जी, वेरी मॉरल पीपल इन दैट जी। सेंस। और आईजी भी हिंदू ही थे उस वक्त, अब वो भी ही कुड हैव पुट हिज वुड डाउन। चीफ सेक्रेटरी भी महबूबा जी के हिंदू ही थे, ही कुड also have put his foot down, but they all went along, and so did unfortunately the central BJP high command। पीएमओ में बहुत गुहार लगाई लोगों ने कि बस सीबीआई प्रोब करवा दो, नहीं माना गया। तो इसमें वो उनको भी तो अपने खास तौर से जम्मू और कश्मीर में तो उनको अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश करने रहते हैं। हाँ, पर देखिए, अगर आप पहले दिन से ही ये सारी मुहिम चली, केवल तालिब हुसैन ने नहीं, मोदी को मर्डरर्स फासिस्ट करते हुए कि एज दो इसने ऑर्डर किया दिल्ली में, इतना वो तो जलील। इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। मोदी को जैसे ही आप इसमें किसी चीज़ में इम्प्लिकेट करेंगे मर्डरर फासिस्ट वगैरह करके, तो दैट ऑलवेज पुट्स मोदी ऑन द डिफेंसिव, पता नहीं क्यों। एंड देयर इज नो रीजन। ऑल आखिरकार ही और हैड भी टू एग्जांपल डू, हैं।
आज ही देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं, इसी समय न्यूज़ आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया। अब ये एक एग्ज़ाम्पल एक इस तरह का है, और एक हम ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर निर्दोषों को फँसाया जा रहा है। इन्हीं लोगों ने वहाँ जाके हाथरस में इम्प्लिकेट करवाया उन बच्चों को, और दैट केस कोलैप्स्ड। आप जानते हैं कि वो केस जी, जो है ट्रायल में स्टैंड नहीं किया। जी, तो बिल्कुल। इस तरह के फॉल्स केसेस की तो इनकी पुरानी हिस्ट्री है। ये पूरा जो ये जी, पंचमक्कार गैंग है, जो आपका मिशनरी मार्क्सिस्ट मुल्ला जी, बिल्कुल, मैकॉलाइट्स जो माफिया है ये पूरा, इनका तो ये बिल्कुल। पुराना है। अब मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा प्रकाश आप, जो ट्रायल हुआ और उस ट्रायल में हुँ, एविडेंस को कैसे डिस्कार्ड किया गया, उसके ऊपर डालें, एक। और दूसरा, कि आगे जो है इनको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है हाई कोर्ट में, अपील इत्यादि में। ये 2 बातें आप और थोड़ा-सा हमें प्रकाश डालें, जिसके बाद फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। अच्छा, 2 बातें। उस बिफोर आई कम टू दैट, नंबर 1, पोस्टमार्टम 2 रिपोर्ट हैं, दोनों रेप चार्ज सपोर्ट नहीं करती। बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, नो स्पर्मेटोज़ोआ फाउंड, वेरी क्लियरली। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। उसके बावजूद ये कहते हैं गैंग रेप। आप मुझे बताइए, गैंग रेप हो बॉडी पे, कपड़ों पे, कहीं तो स्पर्म मिलेगा नहीं। इंटरनल ऑर्गन्स पे भी कोई इंजरी नहीं है। गैंग रेप, मल्टीपल गैंग रेप एक बच्ची का हो और उसके 8 इंटरनल साल ऑर्गन की बच्ची का। 8 साल, 8 साल की वैसे है नहीं। आई हैव इन द अर्लियर चैप्टर सेक्शन 1 आई हैव प्रूव्ड कि ये झूठ बोल रहे हैं। यूसुफ खान अपनी एज के बारे में भी झूठ, अपनी जो राशन कार्ड है जिस पे आसिफ का नाम, उस हिसाब से तो ये 5 साल की होनी चाहिए। परंतु इसका खुद का बयान है, और एक इनकी अपनी वेबसाइट ने कहा 2010 में इस लड़की को इसने अडॉप्ट किया, और 2010 में जब अडॉप्ट किया तो 3-4 साल की थी। तो आप बताइए फिर 12 साल के करीब बनती है। 12 साल के करीब बनती है, 8 साल की नहीं थी। ऐसा अंदाज़ा मिलता है बाकी एविडेंस से, क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी झूठे फरेबी हैं, हर बयान म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है। और ये यहाँ तक ये कहते हैं कि अगले दिन हम गए थे उसी मंदिर में सांझी राम से पूछने कि लड़की कहाँ है, साफ आएगी कि नहीं, और जिसमें वो लड़की कब्जे में बैठी थी उस मंदिर में। ये बताइए, ये वो मंदिर और ऐसा है, वहाँ पर फेस्टिवल्स भी हुए और किसी को पता नहीं चला। लोहड़ी और मकर संक्रांति, और रोज 3 गांव के लोग कोई जाते हैं वहां पे दिया जलाने। उसके माँ बाप भी वहां खुलेआम से आ सकते हैं, फिर भी वो, और कोई छुपाने की जगह है ही नहीं, कोई फर्नीचर है ही नहीं उस कमरे में, तो कहाँ उसको दरी के नीचे एक टेबल, छोटे से टेबल, 2.5 फुट बाय 3 फुट का टेबल भी नहीं है, उसके ऊपर इसको छुपा रखा। वो इट्स ओपन टू पब्लिक, जिसमें बर्तन वर्तन रखे होते हैं जिसके ऊपर, ये सारी कहानी, इतना झूठ। अच्छा, और खुली हैं विंडोज, शीशा भी नहीं है उन खिड़कियों में, 3 दरवाजे हैं, और 3 दरवाजे के लॉक्स, 3 गांव के लोगों के पास चाबी रहती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आता जाता अंदर झांक सकता है, और वो मंदिर पूरा दिखता है, एक ही नजर में खिड़कियों से दिख जाता है सारा स्ट्रक्चर। वहां कहते हैं छुपी हुई थी, विच एंड द मंदिर इज नो मोर देन 7 minutes वॉक फ्रॉम द डेरा, उनका घर जो है इसके बाप का। अब कोर्ट केस में आते हैं, जो क्या खून खौलता है सच में, इस मेरा कितना खून जला है इस किताब ने, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और क्या एविडेंस बाय वे ऑफ एविडेंस कहते हैं। 11 FIR पेश किए पुलिस ने, वो ये सिद्ध करने के लिए, और जज को ये बिल्कुल अटपटा नहीं लगता। 11 FIR पेश की जाती हैं एज एविडेंस, नॉट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द चार्जशीट, कि बकरवालों का, ये हिंदू जो डोगरा हैं ये इनसे बड़ी नफरत करते थे, इनको हटाना चाहते थे। हालांकि कम से कम मैंने 4-5 बयान, 2 मेरे को दिए हुए इंटरव्यूज, 3 मेरे को दिए इंटरव्यूज, जिसमें ये सारा परिवार कहता है हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे ठीक रिश्ते थे, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब ये बयान है, फिर भी वो कहते हैं ये सांजी राम इनको हटवाना चाहता था, इसलिए इस लड़की को
उठा के डराने की कोशिश की। है उल्टा, ये उस गांव को खाली करवाना चाहते थे, पर उल्टा इन पे आरोप लगाया गया। अब जज साहब, you've seen that portion, which is section 3 of my book, which is a detailed analysis of how the judge handled the case. Number 1, जैसा आपने कहा, विशाल जंगोत्रा जब रिलीज होता है, तो जब आप कह रहे हैं कि इसको बचाने के लिए सांजी राम ने ब्राइब दी थी और मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, उसके पास इतने पैसे भी थे, किसको दिए कोई इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, वो भी क्लैप